हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। लास्ट क्लास तक मैंने आपको भौतिक गुणधर्म समझा दिए थे मोनो हेलो एल्केन्स के, ठीक है। इसके बाद केमिकल रिएक्शन के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। केमिकल रिएक्शन ऑफ मोनो हेलो एल्केन, ठीक है। अब मोनो हेलो एल्केन के केमिकल रिएक्शन में 4 टाइप की रिएक्शन आपको पढ़नी है। एक है आपकी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दूसरी होती है विलोपन अभिक्रिया, तीसरी होती है धातुओं से रिएक्शन और चौथी होती है आपकी अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। 4 टाइप की रिएक्शन आपको पढ़नी है। सबसे पहले पढ़नी है आपको ना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एक तो पढ़नी है आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। शॉर्टकट में लिख दिया मैंने, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। सबसे पहले रिएक्शन ये पढ़नी है आपको। दूसरी पढ़नी है आपको एलिमिनेशन। एलिमिनेशन कहें तो विलोपन रिएक्शन, ठीक है। दूसरी आपको विलोपन रिएक्शन पढ़नी है। तीसरी पढ़नी है आपको रिएक्शन विद मेटल। थर्ड टाइप की जो रिएक्शन आपको यहां पर पढ़नी है वो पढ़नी है रिएक्शन विद मेटल, मेटल के साथ रिएक्शन। और चौथी जो रिएक्शन पढ़नी है आपको इस केमिकल रिएक्शन में मोनो हेलो एल्केन के लिए, वो पढ़नी है आपको रिडक्शन, ठीक है। यानी कि मैं कहूं कंप्लीटली तो 4 टाइप की रिएक्शन आपको यहाँ पे पढ़नी है। उसके बाद आपका मोनो हेलो एल्केन कंप्लीट हो जाएगा। फिर डाई के लिए जाते हैं, फिर ट्राई के लिए जाते हैं, उसके बाद टेट्रा के लिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ना एरोमेटिक के लिए जाते हैं, हम एरिल हैलाइड के लिए जाते हैं। तो काफी बड़ा चैप्टर है ये, ठीक है। बड़ा चैप्टर है, 4 ही नंबर का है, इसीलिए क्या है, और रिएक्शन ना बहुत ज्यादा होती है इसमें। इसलिए यहाँ पे आपको सबसे मेजर पॉइंट क्या ध्यान में रखना है, जितना हो सके, मैं पहले डेली बता रहा हूँ, उतना ना आपको कंटेंट ना कम करना है, ठीक है। जितना हो सके उतना कंटेंट कम करके चलो, क्योंकि हर चीज ना यहाँ से पूछी नहीं जा सकती है, ठीक है। और मैं टॉपिक ना सारे के सारे कवर करके चलता हूँ, लेकिन उसको अपने ही मेथड में ढाल देता हूँ, ताकि ना आपके जो नोट्स है ना वो बर्डन ना रहे, आप पे ज्यादा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, आपको कम पढ़ के आपका पूरा सिलेबस ना कवर हो जाए। मैं यही कोशिश करता हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। तो इसलिए मैं काफी शॉर्ट ट्रिक से आपको थोड़ा थोड़ा से समझा समझा करके चलता हूँ, ताकि ना आपको बहुत ज्यादा लिखना ना पड़े और फटाफट से आपका सिलेबस भी हो जाए और क्वेश्चन भी आपका एक भी नहीं छूटे, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही आपको टेक्निक अपनानी, क्योंकि मैंने पहले कहा इनऑर्गेनिक और फिजिकल ना कॉन्सेप्चुअल बेस होता है। तो कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर है ना, तो आप उस पर ना 4-4 पेज की थ्योरी अपने आप भी बना सकते हो, कि यहाँ पे ना अपने हिसाब से कुछ नहीं बना सकते आप यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि आप कैटालिस्ट अपने हिसाब से थोड़ी ना डाल दोगे कि ये डाल देता हूँ चलो इसी में रिएक्शन हो जाएगी। कैटालिस्ट जो है वो तो है, उसी से वो रिएक्शन होने वाली है, ठीक है। आगे बढ़े आज, ठीक है। सबसे पहले ना मैं आज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ाने वाला हूं आपको, ठीक है। केमिकल रिएक्शन में मैं सबसे पहले आपको पढ़ाने वाला हूं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखो, एल्किल हैलाइड जो है जिसको हम अभी पढ़ रहे हैं, उसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ना रिएक्शन मैकेनिज्म का एक बहुत बड़ा पोर्शन लेके चलता है अपने आप में। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, रिएक्शन मैकेनिज्म का ना एक बहुत बड़ा पोर्शन लेके चलता है। लेकिन 12th क्लास में ना इतना कुछ है नहीं सिलेबस में, समझ में आ रही बात, तो मैं उतना कंटेंट आपको पढ़ाऊंगा नहीं। अगर मैं बात करूं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो इससे रिलेटेड इतने रिएक्शन बनते हैं कि आप मास्टर के बाद भी अगर आप कोई कंपटीशन एग्जाम में जा रहे हो ना, वहां पर भी रिएक्शन मैकेनिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो समझ लो ये कितना बड़ा टॉपिक है। लेकिन अगर उतना सारा पढ़ाने लग जाए, तो मैंने वही कहा ना, हमें तो कंटेंट कम करके चलना है, क्योंकि चैप्टर अपने आप में बहुत बड़ा है। और अगर हम कंटेंट और बढ़ा के चलेंगे तो क्या होगा, अभी तो आपको मजा आएगा पढ़ने में, हाँ, क्योंकि अभी तक ना 2-3 चैप्टर हुए हैं, ठीक है, 4था चैप्टर है। लेकिन जब 17 चैप्टर पे जाओगे ना, तब आपको समझ में आएगा क्या, क्योंकि इतने ज्यादा टॉपिक होते हैं कि उसके बाद ना बर्डन लगने लग जाता है सिलेबस। तो इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि ऑर्गेनिक हो चाहे, वैसे तो सारे के सारे टॉपिक है जिनको मैं सॉर्ट करके चलता हूँ। कोऑर्डिनेशन में कुछ पॉइंट मैंने एक्स्ट्रा पढ़ाए थे, वो जरूरी था, वो भी मैंने आपको बताया। लेकिन नोट्स में बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं लिखवाता हूँ, नोट्स मैंने आपको करेक्ट दे रखे हैं जितने चाहिए आपको, ठीक है, बहुत शॉर्ट करके। अच्छा, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया पे चलते हैं आज, ठीक है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, देखो सबसे पहले ना प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है वो समझ लो। प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि किसी एक ग्रुप के द्वारा आधार भाग के दूसरे ग्रुप को क्या कर देना, रिप्लेस कर देना, उसको हम कहते हैं
प्रतिस्थापन हो चुका है, ठीक है। या यूं कह सकते हैं कि किसी अभिकर्मक के द्वारा आधार भाग के एक समूह को विस्थापित कर देना क्या कहलाता है, प्रतिस्थापन कहलाता है। जैसे मैं एक शॉर्ट पॉइंट में बता रहा हूं कि x के साथ ना y जुड़ा हुआ था और कोई z आया, ये माना कि आपका आधार भाग था जिसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट, ठीक है, और ये था आपका अभिकर्मक। अब ये अभिकर्मक कौन है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। अभी मैं केवल आपको प्रतिस्थापन की परिभाषा बता रहा हूं। तो प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, इस अभिकर्मक ने इस आधार भाग के एक समूह को विस्थापित कर दिया और उसके स्थान पर ना खुद आ गया, मतलब इसने y को हटाया और खुद उसकी जगह पर आ गया और यहां से रिलीज हो गया आपका y, ठीक है। यह होता है आपका प्रतिस्थापन, मतलब अभिकर्मक के द्वारा आधार भाग के एक समूह को क्या कर देना, विस्थापित कर देना, क्या कहलाता है, प्रतिस्थापन कहलाता है। अब इसमें ना मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये जो जेड ग्रुप है, ये जो अभिकर्मक रहा होगा ना, इस पर या तो नेगेटिव चार्ज रहा होगा, जनरली नेगेटिव चार्ज लेके ही चलूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस पे माना कि आपका नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन इस पे ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ये नाभिक को पसंद करेगा, इसलिए इसका हम नाभिक स्नेही कहते हैं। नाभिक स्नेही मतलब नाभिक को स्नेह करने वाला, नाभिक को पसंद करने वाले ग्रुप। और नाभिक को पसंद कौन करेंगे, जिन पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, क्योंकि न्यूक्लियस पे तो पॉजिटिव चार्ज होता है। ये नाभिक स्नेही वाली बात तो 11th क्लास में आपने अच्छे से पढ़ी, वैसे आपने सब्स्टिट्यूशन भी पढ़ लिया 11th में, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ। नाभिक स्नेही का मतलब होता है जो नाभिक को पसंद करते हैं, और नाभिक को वही पसंद करते हैं जिन पर या तो नेगेटिव चार्ज होता है या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, जिसको हम कहते हैं लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो अब ये अभिकर्मक क्या है, ये जो अभिकर्मक है ये अभिकर्मक है आपका नाभिक स्नेही, ठीक है। तो अब इस नाभिक स्नेही ने क्या किया, इस y को हटाया। तो ध्यान देना ये नेगेटिव चार्ज किस पर जुड़ेगा, x पर जुड़ा है ना, यानी कि ये z नेगेटिव x पर जुड़ा है, और x पर अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो क्या ये नेगेटिव नेगेटिव जुड़ सकता है, ये तो आप अच्छे से जानते हैं, अंडरस्टूड पॉइंट है। इस पर नेगेटिव होगा तो ये यहां नहीं जुड़ेगा, क्योंकि इसे जुड़ना है पॉजिटिव पे। इसका मतलब इस x पर आपका कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव होगा, और इस y पर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, तभी तो जाकर के ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां डोनेट करेगा अपना, ठीक है। ध्यान रखना नेगेटिव चार्ज, हाँ एक और चीज जो मैं आपको मेजर बात बताने वाला, देखो चार्ज कभी भी ना चार्ज जो होता है वो आपका ट्रांसफर नहीं होता, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। इसलिए मैंने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता रखा है कि ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज आया, ठीक है। इसके बारे में मैं अभी डिस्कस करूंगा आपसे थोड़ी, जस्ट इसको बताने के बाद, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ना कंफ्यूजन होता है कि मैं बताना क्या वाला हूं। मैं अभी बताता हूं, थोड़ा पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूं। देखो ये अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा और यहां बन जाएगा आपका XZ, और ये पूरा का पूरा बॉन्ड लेकर के चले जाएगा। इसका मतलब इस पर आपका नेगेटिव चार्ज आ चुका है, और मैंने पहले कहा जिस पर नेगेटिव चार्ज है और जिस पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो आपका न्यूक्लियोफाइल है। तो देखो ये भी नाभिक स्नेही है, ये भी नाभिक स्नेही, तो मैं ये कह सकता हूं कि नाभिक स्नेही के द्वारा आधार भाग के नाभिक स्नेही को विस्थापित कर दिया गया, इसलिए इसको हमने नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा। समझ रहे हो ना, नाभिक स्नेही से नाभिक स्नेही विस्थापित हुआ है, इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन है आपकी, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। हाँ अब मैं आपको क्या बताने वाला था वो बताने वाला हूं। देखो BH3 तो देखा ही होगा आप लोगों ने, बोरान कहते हैं इसको। BH3 में ना आपको पता है बोरान पर ना 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और इस पर ना एक वैकेंट ऑर्बिटल होती है, अगर आपको ध्यान हो, क्योंकि इसका अगर मैं इसकी बोरान की बात करूं तो बोरान में क्या होता है, देखो 1s2 होता है और 2s2 होता है, ठीक है। इसके बाद ना इसमें आपका क्या होता है, 2p में एक ही इलेक्ट्रॉन बचता है, और 2p के ना 3 कक्षक हैं, आपको अगर पता हो कौन कौन सी है, 2px है, 2py है और 2p क्या है, z है। तो आप एक बात समझ लो कि इस s का एक इलेक्ट्रॉन माना कि आपका देखो 2px में तो एक इलेक्ट्रॉन था इसकी वजह से, और 2py में एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, समझ में आ रही बात। अब क्या होगा, जब 3 हाइड्रोजन यहां जुड़ेंगे तो ये मान के चले हम कि 1 2 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तीनों अनपेड इलेक्ट्रॉन के साथ ना आपके 3 हाइड्रोजन एटम जुड़ जाएंगे। जुड़ गए कि नहीं जुड़ गए, अब 3 हाइड्रोजन एटम यहाँ पे जुड़ गए हैं, तो ये तो बन गया आपका BH3। तो ये 2pz आपका खाली होता है, अगर आपको ध्यान हो तो ये जो pz कक्षक ये खाली है ना, हालांकि ऐसा होता नहीं है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाता है इसमें, वो तो आपको पता है, अंडरस्टूड पॉइंट है। ये जो तीनों कक्षकें ये आपस में क्या होंगी, ओवरलैप होंगी, ओवरलैप होने के बाद क्या करेंगे, संकृत कक्षकों का निर्माण करेंगे और उसमें आपके हाइड्रोजन ऐड होते हैं, वो अलग चीज है, उसको छोड़ो। मैं जो बताने वाला हूँ वो बता रहा हूँ कि यहाँ पे ना एक pz खाली होती है। अब इस pz में ना हाइड्राइड का मतलब बोलते हैं H नेगेटिव, ठीक है। ये अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट कर देता है, H नेगेटिव है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें पहले से होता है, एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आपस में बॉन्ड बना लेता है। तो जब ये बॉन्ड बनाते हैं ना तो BH4 कुछ इस प्रकार से होता है,
ठीक है, और यहाँ रहता है आपका नेगेटिव चार्ज। अब अगर आपको मैं कहूं कि इस एक्स नेगेटिव को क्या ये अपना नेगेटिव चार्ज देगा, तो आप बिल्कुल गलत ले रहे हो, क्योंकि ये चार्ज नेगेटिव है। इस नेगेटिव पर इस समय कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये था, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये था, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये था। कैसे? एक बोरान का, एक हाइड्रोजन का, एक बोरान का, एक हाइड्रोजन का, एक बोरान का, एक हाइड्रोजन का। ठीक है, उसके बाद ये पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रॉन का पेयर था, ये हाइड्रोजन ने डोनेट किया बॉन्ड बनाने के लिए। यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए? देखो 1 2 3 4 5 6 हुए कि नहीं हुए? और 2 ये 8 ही इलेक्ट्रॉन है। 8 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ बॉन्ड बनाने के में भाग ले चुके हैं। अब ये नेगेटिव चार्ज इसीलिए आया है क्योंकि ना बोरान पर एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आया, उसकी वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज आया, क्योंकि इसने नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन पेयर को ग्रहण किया है। अब जो ये नेगेटिव चार्ज आया, क्या ये इसको डोनेट कर सकता है? नहीं कर सकता है, गलत डोनेट करवा रहे हो, क्योंकि ये चार्ज है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। इलेक्ट्रॉन तो यहाँ है इसके, तो ये अपना सिग्मा बॉन्ड डोनेट करता है, ये ध्यान रखना। लेकिन अगर यही कंडीशन में इसके साथ कहूं, OH के साथ, कि O ऑक्सीजन पर ना नेगेटिव चार्ज है, अब मैं आपसे पूछूं कि आप ना इसमें नेगेटिव चार्ज डोनेट करवा सकते हैं, तो बिल्कुल करवा सकते हैं। अब आप सोच रहे हो सर ये तो नेगेटिव चार्ज है, ये चार्ज किसके कारण है? इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण। तो ये नेगेटिव चार्ज को डोनेट करने का मतलब है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है। लेकिन यहाँ नेगेटिव का मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि इस नेगेटिव के साथ कोई भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सिग्मा बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। लेकिन यहाँ तो 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें से हम ये मान सकते हैं कि एक नेगेटिव चार्ज एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण आया। तो जब आप यहाँ नेगेटिव चार्ज को ट्रांसफर करते हैं तो ये बिल्कुल राइट है। अगर यहाँ आप नेगेटिव चार्ज को ट्रांसफर करते हैं तो बिल्कुल रॉन्ग है। ठीक है, तो बॉन्ड का ना पता भी होना चाहिए कि कैसे बॉन्ड ट्रांसफर होते हैं और कैसे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया समझ में आ गई यहां तक तो कि अब नाभिक स्नेह अभिक्रिया जो है यहाँ पे, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये आपके 2 टाइप की नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया आपके सिलेबस में। एक है SN1 टाइप की और एक है SN2 टाइप की। ठीक है, SN1 और SN2। अब बुक में ना कहीं कहीं पर SN1 नीचे भी लिखा रहता है और 2 नीचे लिखा रहता है। अब मैं आपको सही तरीका बता देता हूँ, आप ना ऊपर ही लिखना हमेशा। इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ, हमेशा ऊपर लिखना। बहुत सारी बुक में ना नीचे लिखा हुआ मिलेगा। जो मैंने बहुत सारी रेफरेंस बुक पढ़ी है, उसमें से क्लेडन नाम की बुक भी है, अच्छी बुक है। उसमें मैंने जो चीज पढ़ी है मैं उसके बेस पर आपको बता देता हूँ। ये 1 और 2 ना सबसे पहले ऑर्डर के लिए लिए गए थे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को शो करवाने के लिए लिए गए थे। हालांकि अब इसको हम आणविकता भी कहते हैं, लेकिन सबसे पहले ना ये जो 1 और 2 है ना, ये ऑर्डर के लिए लिया गया था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जिसको हम अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। और अभिक्रिया की कोटि ना हमेशा कंसंट्रेशन की पावर होती है। ठीक है, कंसंट्रेशन की पावर जो होती है वो आपकी ना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। सब मैंने आपको 11th क्लास में बताए थे, तो मैं क्लियर कर देता हूँ इस बात को कि आप ना ऊपर ही लिखना हमेशा इसको, क्योंकि ये स्टार्ट में ना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए ही लिखे गए थे, इसलिए इसको ऊपर ही लिखना आप लोग। ठीक है, नीचे मत लिखना। चाहे आपकी बुक में नीचे भी लिखा हो तो आप 1 और 2 को नीचे मत लिखना कभी भी। ये बात मैं आपको बताने वाला था, जो मैंने आपको बता दिए। अब SN1 और SN2 का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं। देखो, S का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, दोनों में S का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक। 1 का मतलब होता है यूनिमॉलिक्यूलर, यहां पर। ठीक है, और 2 का मतलब होता है बायोमॉलिक्यूलर। तो यूनिमॉलिक्यूलर को हिंदी में कहते हैं एक आणविक और बायोमॉलिक्यूलर को कहते हैं द्विआणविक। एक आणविक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, द्विआणविक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो 2 टाइप की रिएक्शन आपकी बन गई नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में। एक SNI टाइप की भी बनती है, वो सिलेबस में नहीं है। ठीक है, 2 ही सिलेबस में। SN1 का मतलब क्या, हिंदी में कहें तो एक आणविक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और SN2 को कहें तो द्विआणविक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो अब ये दोनों रिएक्शन क्या होती हैं, इनकी मैकेनिज्म आपसे पूछ लेता है। और कभी कभार ना ये क्वेश्चन आपका ना 3 नंबर में आ जाता है डायरेक्ट। SN1 और SN2 3 नंबर में भी आ जाता है डायरेक्ट, पूरा का पूरा क्वेश्चन। वैसे तो अब शायद 3 नंबर वाला ऑप्शन हटा दिया इन्होंने, 2 नंबर का एक 2 नंबर के साथ 2 क्वेश्चन बना रहा है ये। तो अब 2 नंबर में ये देना शुरू कर दिया है इसने। ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा किसमें, जब मैं ब्लूप्रिंट आपको समझाऊंगा। ठीक है,
तो जितना भी, लेकिन क्वेश्चन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों टॉपिक आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, रिएक्शन भी बनती है और मैकेनिज्म भी बनती है। अब मैं इनके बारे में आपसे डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको SN1 के बारे में। SN1 क्या है? SN1 क्या है? सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन या एक आणविक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, एक आणविक नाभिक स्नेही, एक आणविक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एक आणविक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। शॉर्टकट में इसको लिखते हैं SN1। सो गाइस ना, SN1 रिएक्शन से पहले मैं आपको दो बातें बता देता हूँ। ठीक है, किसके बारे में बताऊंगा मैं आपको? एक तो बताऊंगा मैं आणविकता के बारे में और एक बताऊंगा मैं कोटि के बारे में। ठीक है, एक तो होती है आणविकता, मोलिकुलरिटी बोलते हैं, एक होती है कोटि जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डर। ठीक है, कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होती है। तो एक जनरल आइडिया से मैं आपको बता देता हूँ कि किसी भी रिएक्शन के दौरान जितने टाइप्स के रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करेंगे वो तो इसकी मोलिकुलरिटी हो जाएगी, आणविकता हो जाएगी। ठीक है, जैसे मैं कहूं कि A+B ने रिएक्ट करके C बनाया, तो मैं कहूंगा इस रिएक्शन की मोलिकुलरिटी क्या है, तो दो टाइप के जो रिएक्टेंट है उन्होंने पार्टिसिपेट किया तो मोलिकुलरिटी 2 हो जाएगी। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं ना कि इसका ऑर्डर क्या होगा, इसकी कोटि क्या होगी, तो आप ऐसे नहीं बता सकते हो, क्योंकि आणविकता ना थ्योरेटिकली नॉलेज है, लेकिन जो कोटि है ना वो प्रैक्टिकली नॉलेज है। प्रैक्टिकली नॉलेज का मतलब यहाँ पर ना हम देखते हैं कि कितने टाइप के रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज हुआ है। मतलब सपोज करो यहाँ पे A और B दो टाइप के रिएक्टेंट थे, ये आपस में रिएक्ट कर रहे थे, लेकिन कंसंट्रेशन चेंज केवल एक ही रिएक्टेंट की हुई है, तो ऑर्डर ना इसका एक हो जाएगा। और कंसंट्रेशन चेंज हम किसी रिएक्शन को देख के तो बता नहीं सकते हैं, क्योंकि उसके लिए हमें रिएक्शन करनी पड़ती है और उसका प्रैक्टिकल देखना पड़ता है। तो ये कंप्लीटली आपका प्रैक्टिकल नॉलेज होता है। लेकिन मैं यहाँ पर ना ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी आपको नहीं समझा रहा हूं। मैं यहाँ पर इस रिएक्शन को समझाने से पहले जो बात यहाँ पर आएगी उसको मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं एक चीज आपको समझाना चाह रहा हूँ कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो गई, यानी कि कोई ऐसी रिएक्शन जो एक से ज्यादा स्टेप में हो रही हो, जैसे A से पहले B बना और B ने फिर रिएक्ट करके क्या बना दिया, C बना दिया। ठीक है, तो A से B बना और B से माना कि C बना, तो ये सपोज करो पहला जो स्टेप था रिएक्शन का वो स्लो था और दूसरा वाला स्टेप ना फास्ट था। तो अगर ऐसी कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आ गई, देखो ये तो सरल अभिक्रिया थी, तो सरल अभिक्रिया में जितने टाइप के रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे तो उसको तो हमने मॉलिक्यूलरिटी कहा था। और ऑर्डर तो हम वैसे भी इसमें देख नहीं सकते हैं, क्योंकि ये कंसंट्रेशन चेंज पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर कोई ऐसी रिएक्शन आ जाए जो आपकी कॉम्प्लेक्स होती है, तो उस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ना हम दोनों चीजें बता सकते हैं, अगर बशर्ते उसमें स्लो स्टेप कहीं पर लिखा हो। जो स्लो स्टेप होता है ना वो आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ध्यान रखना, स्लो स्टेप जो होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, अभिक्रिया की दर को मापने वाला पद होता है। तो इस कंडीशन में आप ना दोनों चीजों को इजीली बता सकते हो। ऐसी कंडीशन में तो स्लो स्टेप में जितने टाइप के रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करेंगे वही इसकी मॉलिक्यूलरिटी भी होगी और वही इसकी ऑर्डर भी होगी। बस बात खत्म, इतना मैं समझा रहा था। बाकी जब मैं केमिकल काइनेटिक्स आपको पढ़ाऊंगा तो वहां पे मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर के बारे में आपको डिटेल दे दूंगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना कि स्लो स्टेप में जितने टाइप के रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करेंगे वही उसकी ऑर्डर भी होती है और वही उसकी क्या होती है, मॉलिक्यूलरिटी भी होती है। ठीक है, तो ये बात मैं यहीं पे खत्म कर देता हूँ, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब हम चलते हैं SN1 रिएक्शन पर। ठीक है, देखो SN का मतलब तो आप अच्छे से जानते हो। SN का मतलब आपको मैंने समझा दिया। S का मतलब सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, जिसके बारे में मैंने इससे पहले वाले जिसके बारे में मैं अभी थोड़ी देर पहले क्या है इसी लेक्चर में बता चुका हूं कि S का मतलब क्या है, N का मतलब क्या है और सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक होती क्या है। यूनिमोलिकुलर क्या है ये आपको समझना है, और उसको समझने के लिए ना पहले तो मैं आपको एक बार रिएक्शन बता देता हूं, उससे मैं आपको और डिटेल बता देता हूं। देखो, जब हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखते हैं तो सपोज करो ना ये आपका टर्सरी एल्किल हैलाइड है, Cl माना कि इसमें जुड़ा हुआ है, और एक ना बेस आपका यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन में KOH। अभी देखो ना KOH किस किस में टूटता है आपको पता है, एक K पॉजिटिव में टूटता है और एक आपका OH नेगेटिव में टूटेगा, ये तो पता ही आपको। ठीक है, अब अगर ये OH नेगेटिव में टूटा है तो OH नेगेटिव आ चुका है
लोन पेयर है, मतलब ये आपका न्यूक्लियोफाइल है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल इस वाले न्यूक्लियोफाइल को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। और उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि इस Cl और इस कार्बन के बीच का बॉन्ड टूटना चाहिए। तो क्या यहाँ पर कार्बन और Cl के बीच का बॉन्ड टूटेगा? तो बिल्कुल टूटेगा। देखो पहले तो ये तीनों तोड़वा देंगे, क्यों? क्योंकि ये तीनों इलेक्ट्रॉन डोनर है और कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाएंगे, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, Cl यहाँ से रिलीज होगा और OH यहाँ अटैक करेगा। इसका मतलब यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा, क्या, CH3 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 और ये बन जाएगा आपका OH और ये निकल जाएगा आपका X पर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, देखो ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तो मैंने आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पहले भी बता दिया, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल है। लेकिन ये SN1 ही क्यों है, ये SN1 का एग्जांपल ही क्यों है? एक आणविक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए यही एग्जांपल मैंने क्यों लिया, इसके बारे में मैं अब आपको डिस्कस करने वाला हूं। तो देखो जब भी आप ना SN1 रिएक्शन लिखते हो उसके बाद ना इसकी मैकेनिज्म जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनर ना आपसे मैकेनिज्म भी पूछता है। पहले तो इस रिएक्शन को कंप्लीट करवाता है, उसके बाद कह देता है आप ना आप इसकी मैकेनिज्म लिखिए। तो अब देखो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्यों कहा, ये तो आपको सामने सामने दिख रहा है, क्योंकि एक नाभिक स्नेही ने दूसरे नाभिक स्नेही को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, नाभिक स्नेही ने आधार भाग से दूसरे नाभिक स्नेही को प्रतिस्थापित कर दिया है, इसलिए इसको, या विस्थापित कर दिया, इसलिए इसको हमने क्या कहा है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये तो आपको समझ में आ रही बात। अब इसको वन क्यों कहा है हमने, यूनिमोलिकुलर क्यों कहा है, वो मुझे समझाना है आपको। ठीक है, तो इसको वन या यूनिमोलिकुलर क्यों कहा है वो मुझे आपको समझाना है। और इसको समझाने के लिए ना मैं आपको एक बात बता देता हूं, इस रिएक्शन की मैकेनिज्म जानना बहुत जरूरी है आपको। अगर आपको ये जानना है कि इसको वन क्यों कहा है, यानी कि एक आणविक क्यों कहा है, ठीक है, वन क्यों लिखा है, एक आणविक क्यों लिखा है, देखो मैकेनिज्म होते हैं इसकी, वो 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। ठीक है, जो इस रिएक्शन की मैकेनिज्म है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। पहला स्टेप, सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में क्या होगा ऐसा, देखो स्टेप फर्स्ट में ये देखो आप लोग, कार्बन है। अब कार्बन से ना 4 ग्रुप जुड़े हुए थे, मैंने दिखाया था आपको, 3 CH3 ग्रुप मैंने जोड़े हुए थे। ठीक है, अब 3 के 3 CH3 ग्रुप मैंने जो जोड़े हैं, कार्बन जो 4 वैलेंसी शो कर रहा है यहाँ पर, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर शो करता है, आपको अच्छे से पता है, चतुसंयोजी होता है और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनती है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कैसी होती है आप अच्छे से जानते हो, एक तो आपका ना अबव द प्लेन होता है ग्रुप, एक ना आपका बिहाइंड द प्लेन होता है ग्रुप, और 2 ग्रुप ना आपके प्लेन पर होते हैं। तो सपोज करो यहाँ पर ना Cl माना कि अबव द प्लेन था और एक CH3 आपका बिहाइंड द प्लेन था और 2 CH3 आपके प्लेन पर थे। ठीक है, ये आपकी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन गई। तो एक्चुअली में होता क्या है, यहां पर क्या होता है कि OH नेगेटिव जब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला होता है, उससे पहले यहां पर कुछ ऐसी घटना घट जाती है कि OH ना पहले स्टेप में भाग ही नहीं ले पाता है। अब वो कौन सी घटना है वो मैं आपको बता देता हूं। देखो यहां पर क्या, ये 3 यहां पर क्या लगे हुए, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप लगे हुए हैं, समझ रहे हो, ये तीनों के तीनों ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनर है। अब ये तीनों के तीनों ग्रुप जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो इस कार्बन पर ना इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है ना वो इंक्रीज कर जाती है। देखो ये बहुत अच्छे से आपको समझना है। ठीक है, मैंने क्या कहा कि OH नेगेटिव के इस स्टेप में भाग लेने से पहले ही ऐसी घटना घट जाती है कि Cl ना अपने आप निकल जाता है, OH नेगेटिव की यहां पर जरूरत भी नहीं पड़ती है। तो कुछ इस प्रकार से हुआ है कि ये CH3 इलेक्ट्रॉन डोनर है, ये तीनों के तीनों इस कार्बन पर क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा देंगे। जैसे ही कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी, देखो इस बॉन्ड का नेचर पहले से ही डाइपोल होता है, ये तो आप अच्छे से जानते हो, इस बॉन्ड का नेचर डाइपोल है कि नहीं, ये मैं बता चुका हूं, CX आबंध की प्रकृति। अब अगर ये बॉन्ड आपका डाइपोल नेचर का है पहले से ही और कार्बन पर और ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ चुकी है, तो मैंने पहले ही कहा था इस कार्बन पर जैसे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाने वाला कोई ग्रुप जुड़ जाए तो ये वाला बॉन्ड ना अपने आप टूट जाता है, और जैसे ये बॉन्ड टूटेगा Cl ना यहाँ से नेगेटिव के रूप में रिलीज हो जाएगा, निकल जाएगा यहां से। यानी कि फर्स्ट स्टेप में हम जो कहते हैं केवल और केवल Cl नेगेटिव निकला है, यानी कि केवल और केवल ना एल्किल हैलाइड ने ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया है। और ये वाला जो स्टेप होता है ना यहाँ पर, ये वाला स्टेप आपका स्लो स्टेप होता है, और स्लो स्टेप क्या है आपका, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। अभी अभी मैंने आपको कहा था क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है।
अब अगर ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, स्लो स्टेप है, तो मैंने आपको पहले कहा है स्लो स्टेप पे पार्टिसिपेट करने वाले टाइप्स ऑफ जो रिएक्टेंट होते हैं, कितने टाइप के रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वही उसकी मॉलिक्यूलरिटी है और वही उसका ऑर्डर है। तो यहाँ पर तो केवल एक ही टाइप का रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहा है, तो बात खत्म, यूनिमॉलिक्यूलर, क्योंकि एक आणविक होगा और ऑर्डर भी इसका फर्स्ट होगा, इसीलिए इसको हमने SN1 लिखा। वन किस लिए आया था, यूनिमॉलिक्यूलर के लिए आया था, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर भी इसको हम कहते हैं, तो फर्स्ट ऑर्डर भी ये है क्योंकि स्लो स्टेप में केवल एक ही क्या किया, एक ही टाइप के रिएक्टेंट ने पार्टिसिपेट किया, तो फर्स्ट ऑर्डर भी है और यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन भी है। अब होगा क्या, जब यहाँ से Cl निकलेगा ना, तो अबव द प्लेन और बिहाइंड द प्लेन की कंडीशन खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब ना इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और कार्बोकैटायन जो होता है वो sp2 संकरित कार्बन रखते हैं, और अगर ये sp2 संकरित कार्बन है तो इसकी स्ट्रक्चर ना प्लेनर हो जाएगी। प्लेनर बोले तो यूं सीधी, मतलब सेंटर पर कार्बन होगा और तीन ग्रुप ऐसे जुड़ जाएंगे। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये सेंटर पर कार्बन है, एक CH3 यहां पर आ जाएगा, दूसरा CH3 ना यहां पर आ जाएगा और तीसरा CH3 ना यहां पर आ जाएगा, और चौथी जो आपकी ऑर्बिटल है इसकी ये खाली होगी, जिस पर क्या चढ़ गया है, पॉजिटिव चार्ज चढ़ गया। और ये जो इंटरमीडिएट बना है, इस इंटरमीडिएट को हम क्या कहते हैं, कार्बोकैटायन कहते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप आपका मध्यवर्ती का निर्माण होता है फर्स्ट स्टेप में, ठीक है। और यहाँ पर ये स्लो स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, इसीलिए यहाँ पर एक ही टाइप के रिएक्टेंट ने पार्टिसिपेट किया, न्यूक्लियोफाइल ने यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं किया है, इसलिए ये आपकी यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। अब स्टेप सेकेंड में क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। देखो, जैसे ही कार्बोकैटायन बनेगा तो कार्बोकैटायन जो होता है अपने आप में ना, टर्सरी कार्बोकैटायन थोड़ा सा स्टेबल होता है कंपेयर टू प्राइमरी और सेकेंडरी, अगर आपको याद हो, ठीक है। तो SN1 रिएक्शन के लिए टर्सरी ही क्यों ग्रुप लिया गया, तृतीयक एल्किल हैलाइड क्यों लिया गया, इससे आप एक बात समझ रहे होंगे कि तृतीयक हैलाइड लिया तभी जाकर के स्लो स्टेप में ना केवल और केवल एल्किल हैलाइड ही पार्टिसिपेट कर पाया। समझ में आ रही बात, क्योंकि ये बॉन्ड तोड़ना जरूरी था। अब ये बॉन्ड अगर अपने आप नहीं टूटेगा तो OH नेगेटिव को आना पड़ेगा या किसी न्यूक्लियोफाइल को आना पड़ेगा तोड़ने के लिए इस बॉन्ड को, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी, क्योंकि तीन तीन इलेक्ट्रॉन दाता ग्रुप जुड़े होने के कारण ये बॉन्ड अपने आप टूट गया, OH नेगेटिव के आने से पहले ही टूट गया। समझ में आ रही बात, तो आप समझ रहे हो ना, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन बनाने के लिए यहाँ पर टर्सरी एल्किल हैलाइड का होना बहुत जरूरी है, तभी तो जाकर के ये बॉन्ड अपने आप टूटेगा और OH नेगेटिव के आने से पहले ही इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो जाएगा। समझ रहे हो। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है, ये जो आपका CH3 ये वाला जो ग्रुप है, ये जो कार्बोकैटायन है, इस कार्बोकैटायन पर ना अब आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है सेकंड स्टेप में, ठीक है। अब जब ये अटैक करता है ना, ये वाला स्टेप ना आपका फर्स्ट स्टेप होता है, ठीक है। देखो, क्योंकि ये प्लेनर स्ट्रक्चर है, तीनों के तीनों CH3 एक ही प्लेन पर है, तो इस OH के पास ना दो प्रकार की कंडीशन है, या तो ये अबव द प्लेन अटैक करे या तो ये बिलो द प्लेन अटैक करे। तो अगर ये बिलो द प्लेन अटैक करेगा तो ये Cl के जस्ट अपोजिट आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि Cl ना आपके अबव द प्लेन था। और अगर ये ना अबव द प्लेन अटैक करेगा तो ये Cl के कॉन्फ़िगरेशन के इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या कहते हैं, क्योंकि दो प्रकार की कंडीशन आई है तो दो प्रकार के प्रोडक्ट बनने के चांसेस होते हैं। एक को हम कहते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, एक को हम कहते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अब इन्वर्जन मतलब प्रतिपन, प्रतिपन मतलब उल्टा। उल्टा कब होगा, जब ये बिलो द प्लेन आएगा, क्योंकि Cl जहां से निकला उसके बैक साइड से अगर ये अटैक कर रहा है तो आपका इन्वर्जन हुआ, और जहां से Cl निकला अगर वहीं से अटैक कर रहा है तो ये आपका क्या होगा, रिटेंशन होगा। अब रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन जिसको कहते हैं धारण विन्यास, और इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन जिसको कहते हैं प्रतिपन विन्यास। तो यहाँ पर दो प्रकार के प्रोडक्ट बनने के चांसेस होते हैं। फर्स्ट प्रोडक्ट माना कि इसने अबव द प्लेन से अटैक किया जहां से Cl निकला था, तो प्रोडक्ट कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये CH3 रहेगा और यहाँ पर आपका CH3 रहेगा, और तीसरा वाला CH3 तो आपका बिहाइंड द प्लेन होगा, और ये वाला जो OH है ये अबव द प्लेन आ जाएगा। तो इसको कहते हैं हम धारण। धारण क्यों कहा है, क्योंकि जहां से Cl निकला वहीं से OH ने अटैक किया। दूसरी कंडीशन क्या आ सकती है कि जहां से Cl निकला उसके अपोजिट डायरेक्शन से, यानी कि अगर Cl अबव द प्लेन था तो ये ना आपके बिहाइंड द प्लेन अटैक करेगा। तो अगर ये बिहाइंड द प्लेन अटैक करेगा तो आप समझ जाओ ये इन्वर्जन हो चुका है, जिसको हम कहते हैं हिंदी में प्रतिपन, ठीक है। तो यहाँ पर दो प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं, धारण और प्रतिपन। तो इस प्रकार के जो मिक्सचर होते हैं ना, इस प्रकार के मिश्रण को हम कहते हैं रेसेमिक मिश्रण, ठीक है। इस प्रकार से उत्पाद का जो मिश्रण हमें प्राप्त हुआ उसको हम क्या कहते हैं, रेसेमिक मिश्रण कहते हैं।
तो यहां पर आपका रेशमिक मिश्रण बनता है। अब रेशमिक मिश्रण जनरली क्या होता है, जिसको हम रेशमिक मिश्रण कहते हैं, तो रेशमिक मिश्रण का मतलब होता है 50% इसका पार्टिसिपेशन और 50% इसका पार्टिसिपेशन। बट यहां पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता, इन एक्चुअल 50-50% नहीं होता है। देखो हमेशा ध्यान रखना 51% आपका जो होता है वो तो प्रतिपन्न होता है यहाँ पे, और 49% ना जो होता है वो आपका धारण रहता है, ये ध्यान रखना। अब 50-50 क्यों नहीं हुआ? अब आप सोच रहे हो सर बराबर अटैक कर सकता है ऊपर से भी नीचे से भी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली में जब Cl यहां से निकलेगा, जब Cl यहां से निकलेगा और यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो Cl क्या दोबारा अटैक करने की कोशिश नहीं करेगा? करेगा ना। जहां से Cl निकला वहां पर दोबारा अटैक करने की कोशिश करेगा। अब अगर Cl अटैक करने की कोशिश कर रहा है तो न्यूक्लियोफाइल आपस में क्या होगा? रिपल्सन होगा। और न्यूक्लियोफाइल रिपल्सन की कंडीशन के कारण जिस जगह से Cl निकला उस जगह से OH का अटैक करना इतना आसान नहीं होगा। इसीलिए कुछ परसेंट जो होता है वो धारण जो है यहाँ पर कम होता है और इन्वर्जन ज्यादा होता है। देखो अगर Cl अबव द प्लेन था तो अबव द प्लेन OH का आना थोड़ा सा कम चांसेस होते हैं, क्योंकि Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव के बीच रिपल्सन हो जाएगा, इसलिए प्रतिपन्न होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। फिर भी क्या है कि Cl अपना बॉन्ड तोड़ चुका है तो इतना ज्यादा रिपल्सन यहाँ पे होगा नहीं, और अगर इतना ज्यादा रिपल्सन नहीं होगा तो यहाँ पर क्या होगा? धारण भी बहुत ज्यादा परसेंट में बनेगा और प्रतिपन्न भी बहुत ज्यादा परसेंट में बनेगा। लेकिन कहीं ना कहीं कंडीशन ऐसी है कि प्रतिपन्न जो होता है ना वो 2% यहाँ पर क्या बनता है? ज्यादा बनता है। लेकिन जनरली किताब में ना 50-50% दिया गया होता है कि 50% ये बना है 50% ये बना है, तो आप 50-50% लिख देना, बट नीचे लिख देना इन एक्चुअल जो कंडीशन मैंने बताई वो ऐसी होती है। ठीक है, तो आगे मैं इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।